हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सेक्शन 9 की जन्म कुंडली, यानी कि सेक्शन 9 कब हमें डालना चाहिए। बेसिकली वो दो टर्म्स एंड कंडीशन कौन सी हैं जब हमें सेक्शन 9 का मुकदमा दाखिल करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। यही आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सेक्शन 9 बेसिकली क्या कहता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन को पुनः स्थापित करना है और अपने पति या पत्नी को वापस अपने लाइफ में पाना चाह रहे हैं। दो कारणों के अतिरिक्त आपको कभी भी नहीं दाखिल करना चाहिए, वही हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के ना मिल पाना संभव है ना बात कर पाना संभव है। प्लीज़ अपॉइंटमेंट अपनी शेड्यूल कराइए। खैर, हम लोग शुरू करते हैं। वो दो टर्म्स एंड कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं जब हमें सेक्शन 9 डालना चाहिए। सेक्शन 9 हम लोग डालते किस लिए, ताकि हमारा पति या पत्नी हमारे पास वापस आ जाए और हम अपने दाम्पत्य जीवन की जो है शुरुआत फिर से कर सकें। अब सेक्शन 9 पड़ता इसलिए है कि जब एक आदमी तैयार रहता है साथ रहने के लिए, दूसरा रहने के लिए तैयार नहीं रहता, यानी कि आपने विवाह करा हुआ है ताकि आपका वंश आगे बढ़ सके, अपने दाम्पत्य जीवन का और गृहस्थ जीवन का सुख भोग सके, और दूसरा आदमी वो आपको सुख देने के लिए या सुख लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको सेक्शन 9 डालना है। अब सेक्शन 9 का जो प्रोसीजर होगा, वो प्रोसीजर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपकी पिटीशन पड़ती है। पिटीशन के बाद अगली पार्टी को नोटिस सर्व होता है। नोटिस जाने के बाद अगली पार्टी अपना रिप्लाई फाइल करती है। रिप्लाई फाइल करने के बाद क्या होता है, इशू फ्रेम होता है। इशू फ्रेम होने के बाद एविडेंस आता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, चीफ होता है, उसके बाद फिर जजमेंट पारित हो जाता है। ये सारी स्टेजेस जो होती हैं आपके सेक्शन 9 की होती हैं। लेकिन सेक्शन 9 आखिरकार हमें डालना कब है? सेक्शन 9 हमें सिर्फ दो कंडीशन में डालना है। पहली कंडीशन, जब आपके स्पाउस के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं है, मतलब आप उसको रखना नहीं चाह रहे हैं या रखना चाह रहे हैं या उसके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं या वो नहीं रखना चाह रहा है, तब आपको डालना चाहिए। जब आपके खिलाफ, आपके पास उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंसेस ना हो, या आपके अगेंस्ट उसके पास एविडेंसेस हो लेकिन आपके पास उसके एविडेंसेस ना हो, तब आप सेक्शन 9 डालिए। दूसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ऐसे ही समझ लीजिए, दूसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप उसके साथ रहना चाह रहे हैं, वो आपको रखना नहीं चाह रहा है या रखना नहीं चाह रही है या रहना नहीं चाह रही। दोनों हस्बैंड वाइफ जर्नली डाल सकते हैं सेक्शन 9। लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सिर्फ हस्बैंड डाल सकता है, नहीं, वाइफ भी डाल सकती है। सेक्शन 9 के बदले सेक्शन 9 आप डाल सकते हैं। जी हाँ, आप भी सेक्शन 9 डाल सकती हैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जब आप उनके पास वापस जाना चाहती हैं। सेक्शन 9 लोग बेसिकली कोर्ट में फाइल करते हैं किस लिए? कोर्ट को दिखाने के लिए कि उनका कंडक्ट बहुत अच्छा है और वो जो है अपनी वाइफ को वापस लाना चाहते हैं और वाइफ उनकी वापस नहीं आना चाहती। सिर्फ इसीलिए लोग करना चाहते हैं और जो है वो रहना नहीं चाहती, दिखाना चाहते हैं कोर्ट को अपना गुड कंडक्ट बेसिकली दिखाने की कोशिश करते हैं सेक्शन 9 के थ्रू। या वो लोग दाखिल करते हैं जिन लोगों को अपनी पत्नी से या पति से डाइवोर्स चाहिए होता है, यानी कि जब सेक्शन 9 उन्होंने फाइल कर दिया, आपके फेवर में डिक्री हो गई, डिक्री होने के बाद आपकी वाइफ आपके घर नहीं आ रही है, तब आप सेक्शन 9 का जो जजमेंट होगा, डिक्री होगा, उसका आपको फायदा मिल जाएगा। कोर्ट में दिखा दोगे कि हमने सेक्शन 9 डाला, हम इनको वापस लाना चाहते थे, दाम्पत्य जीवन को फिर से चलाना चाहते थे, लेकिन ये आना नहीं चाहती थी, इसलिए जो है हमको अब डाइवोर्स दे दीजिए ताकि अपना जीवन हम आगे जो है चला सके। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मेरे हिसाब से यही लगती है कि जो लोग सेक्शन 9 डालते हैं डाइवोर्स पाने के लिए, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये होती है कि अगर आपको सच में तलाक लेना है तो सीधे सीधे तलाक आप फाइल करिए। मान लीजिए आपने सेक्शन 9 का मुकदमा दाखिल किया अपनी वाइफ के अगेंस्ट, ठीक, आपने सेक्शन 9 का मुकदमा दाखिल किया, 3 से 5 साल वो चला, उसके बाद फिर क्या हुआ, हो सकता है आपके फेवर में डिक्री आ गई। डिक्री आ गई तो इसकी क्या गारंटी है कि सामने वाली पार्टी जो है हाईकोर्ट नहीं जाएगी उसकी अपील में? वो अपील में मान लीजिए हाईकोर्ट चली गई, मान लीजिए नहीं भी गई अगर वो अपील में हाईकोर्ट, तो सेक्शन 9 की डिक्री पारित होने के 1 साल बाद ही आप शादी कर पाओगे या डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब जब डाइवोर्स का मुकदमा करोगे तो वो भी 4 से 5 साल चलेगा, उसमें भी अपील का प्रोविजन है, वो अपील करने के लिए हाईकोर्ट चली गई। तो इस तरीके से आपका जीवन का 10-15 साल तो ऐसे ही वेस्ट होके निकल गया, आपकी टाइम वेस्ट हो गई। तो तलाक लेने का सपना तो आप भूल जाइए। तब जब मान लो 10 साल बाद, मैं कह रहा हूँ मोटा मोटा लग गया आपका 10 साल बाद शादी करने की एज बचेगी क्या आपकी? बिल्कुल नहीं बचेगी, टाइम वेस्ट हो गया। तो तलाक लेना है तो सीधे सीधे आप डाइवोर्स पिटीशन फाइल करिए, सीधे सीधे उस जो भी क्रूएलिटी के ग्राउंड है, एडल्ट्री के ग्राउंड है, या भी आपकी उनसे बन नहीं रही है, वो आपके साथ रहना नहीं चाह रही है, वो लगातार आपके घर नहीं आ रही है, या आप जो भी रीजन XYZ है उसको एक्सप्लेन करते हुए सीधे डाइवोर्स पिटीशन फाइल करिए। अगर आप सेक्शन 9 दाखिल कर देते तो आपका टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, एनर्जी वेस्ट होगी। लोग चालाकी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि कोर्ट को वो अपना गुड कंडक्ट दिखा सके, अपने आप को दिखा सके कोर्ट के सामने कि बहुत सुशील सभ्य सज्जन है और हम एकदम सही है, हमारी वाइफ एकदम गलत है। ये दिखाने के लिए ही लोग सेक्शन 9 के जो है पिटीशन डालते हैं। लेकिन सेक्शन 9 डाल के आपको कुछ रिजल्ट मिलना उलना नहीं है आपका।
सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन मान लो आ गई, डिग्री आपके फेवर में हो गई, वाइफ ने कहता चलो भैया हम चल रहे हैं, हम रहने के लिए रेडी हैं। मान लो आप तलाक लेना चाहते हो, आप नहीं, अब तो कह रही कि चलो हम रहना चाहते हैं, और आपके मन में है कि वो आप उससे डाइवोर्स लेना चाहते हो, लेकिन वाइफ ने कह दिया नहीं भैया हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे किसी कंडीशन पे। अब आप क्या करोगे? सेक्शन 9 की डिग्री आ गई, कोर्ट ने कह दिया ठीक है लेके जाओ। अब आप मान लो लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो वकील जो होगा अपोजिट पार्टी का, मान लो लड़की का वकील मेरे जैसा निकल गया चालाक जिसको कहते हैं, ठीक है, हैंडसम वकील, एकदम ब्रेन लगाने वाला, नए तरीके से काम करने वाला, लखनऊ हाई कोर्ट का वकील मिल गया उसको, ठीक। फिर क्या हो गया, लेडी का वकील एक एप्लीकेशन लगा देगा, एप्लीकेशन लगा के कोर्ट को कह देगा कि भैया ये जाना चाह रही है लेकिन हस्बैंड लेना नहीं चाह रहे, तो उसमें आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। अब रिप्लाई में आपको कोर्ट को ये कहोगे कि मेरी वाइफ के मेरी फैमिली के अगेंस्ट खतरा है, ये लड़ाई झगड़ा कर सकेंगी, पूरे परिवार को नष्ट कर सकेंगी, ये सारी कंडीशन आप उसमें मेंशन करने की कोशिश करोगे। लेकिन कोर्ट इस कंडीशन में कहेगी देखो तुम नाटक कर रहे हो, तुम्हें इसको लेके जाना चाहिए था, तुमने इसीलिए सेक्शन 9 डाला। अब तुम्हारी वाइफ अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रही है और तुम्हारे पास वापस जाना चाहिए, अब तुम ले नहीं जा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो कोर्ट का। तो कोर्ट के पास ये पावर होती है कि उसी स्टेज पर आपका केस डिस्पोज ऑफ कर देगी और पत्नी के फेवर में फैसला हो जाएगा और आप फंस जाओगे, उल्टा चार्जेस आपके ऊपर लग जाएंगे। इसलिए सेक्शन 9 का मुकदमा अगर आपको दाखिल करना है तो सोच समझ के करना है, अपने बौद्धिक स्तर का इस्तेमाल करते हुए करना है। बिना बुद्धि का चलाए हुए आपको सेक्शन 9 का मुकदमा नहीं दाखिल करना, अगर कर रहे हैं तो नुकसान में आ जाएंगे। आप जो भी वकील कर रहे हैं, वकील साहब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास बहुत ब्रेन होता है, उनके एक्सपीरियंस का लाभ लीजिए, क्योंकि 90% जो मुकदमे आते हैं ये सब फर्जी के फर्जी होते हैं, फेक होते हैं, इनका कोई रिजल्ट, कोई रिसोर्सेस कुछ नहीं निकलने वाला होता है। लेकिन कहीं कहीं वाइफ सही होती है, कहीं कहीं हस्बैंड सही होते हैं, दोनों की गलतियां होती हैं। दोनों बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से अपने संबंध को फिर से रिस्टोर करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब जिंदगी के 10 साल निकल जाएंगे फिर पछता के आपको कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप पर्सनली मिलना चाह रहे हैं तो प्लीज अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, मिलेंगे। फोन पे बात करना चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, बिल्कुल बात होगी। साथ ही साथ सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो करिए। हम सब एक दूसरे से बातें करेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने की बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।